नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा यूपी पेट 2023 का आयोजन होने जा रहा है। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में 28-29 अक्टूबर को यह परीक्षा आयोजित होगी। हम लोग अपने पाठ्यक्रम को मजबूती के साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन उस पाठ्यक्रम को पढ़ने के साथ साथ हमें खुद से यह जानना जरूरी होगा कि हम अगर परीक्षा हाल में बैठते हैं, जीएस का प्रश्न आता है तो किन किन क्षेत्रों का कौन कौन सा सेगमेंट ऐसा है जो हमारा मजबूत है, कौन सा कठिन है, किस पर हमें अभ्यास करने की जरूरत है। तो इसी की गुणवत्ता को, इसी की महत्ता को समझते हुए हम लोग एक प्रैक्टिस सेट लाएंगे जो परीक्षा के 1-2 दिन पहले तक चलेगा, जिससे हम मजबूती के साथ अपनी परीक्षा में दमदारी के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और अधिकतम अंक प्राप्त करके सफल हों। तो हमारा यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन का यह प्रश्न पत्र है, प्रैक्टिस सेट 1। आइए बात करते हैं। सामान्य अध्ययन पार्ट 1। पार्ट 1 मतलब पहला, जो पहला अध्याय है सामान्य अध्ययन का, पहली वीडियो। पहला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 4 ऑप्शन है, 17.5, 18.90, 18.5, 19.05। तो हम जानते हैं कि जो हमारा सेंसस है 2011 के सेंसस के अनुसार जो भारत की जनसंख्या है विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। 2021 के जनसंख्या के आंकड़े नहीं आएंगे, इसलिए 2011 के जो जनसंख्या के आंकड़े हैं उसी से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए इसी आंकड़े को आधार मानकर हम लोग सवाल कर रहे हैं। हमने अपने पिछली कक्षाओं में इस पर बात किया है कि जो हमारी जनसंख्या के भारत की जनगणना होगी वो कब तक स्थगित कर दी गई है, कब तक आएगी। तो भारत की जनगणना 2024 तक, 24-25 तक स्थगित कर दी गई है। उसके बाद नए आंकड़े आएंगे। अब जो परीक्षाएं हमारी 23-24 तक होगी, बस 2023-24 तक, उसमें अगर जनगणना से, भारत की जनगणना से प्रश्न पूछे जाएंगे तो वो 2011 की जनगणना को ही बेस मानकर पूछा जाएगा। आज का दूसरा प्रश्न है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है, नेपाल में उसका क्या नाम है? महलांगुर, चोमोलंगमा, सागरमाथा, खुम्बुस्ते। तो उसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट का नेपाल में नाम क्या है? सागरमाथा। श्रृंखला है और यह महाद्वीप है। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं मिलाने के लिए, तो हम मिला देंगे। हिमालय कहाँ की पर्वत श्रृंखला? एशिया। एंडीज कहाँ का है? दक्षिण अमेरिका। और रॉकी उत्तर अमेरिका का है। देखिए ध्यान से, हिमालय एशिया का, एंडीज दक्षिण अमेरिका और रॉकी जो पर्वत श्रृंखला है वो उत्तर अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है। हमारा ऑप्शन क्या हुआ? CAB, बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। प्रश्न, भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है? म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, चीन। तो हम जानते हैं बर्मा का दूसरा नाम म्यांमार है। 1935 में, वर्ष 1935 में बर्मा भारत से अलग हो गया था, 1935 में। अगला प्रश्न, ये रेगिस्तान है और उनके स्थानों को सही ढंग से बनाना है। इधर रेगिस्तान, इधर स्थान। कालाहारी, अटाकामा, थार, ग्रेट विक्टोरिया स्थान दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और एशिया। तो हम जानते हैं कि जो कालाहारी रेगिस्तान है, मरुस्थल है, वो अफ्रीका का है। अटाकामा कहाँ का है? दक्षिण अमेरिका का। थार कहाँ का है? एशिया का मरुस्थल है। और ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया का। पुनः देखेंगे, कालाहारी मरुस्थल या रेगिस्तान अफ्रीका का है। अटाकामा जो रेगिस्तान है या मरुस्थल जिसे कहते हैं दक्षिण अमेरिका का है। थार एशिया का है और ग्रेट विक्टोरिया जो मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया का है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। थोड़ा सा भी दिमाग इधर उधर होगा, प्रश्न गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? जब हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो उसमें देखते हैं रूपांतरित है या नहीं है। जो प्रश्न में है, नहीं और है के बीच के अंतर को समझिए। तो कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? स्लेट, सिस्ट, डायोराइट, हाइलाइट। तो हम जानते हैं डायोराइट रूपांतरित चट्टान नहीं है। अगला प्रश्न, ऑब्सीडियन, एंडेसाइट, ग्रेवो और पेरोडाइट क्या है? अंतर्वेदी चट्टान, अवसादी चट्टान, बहिर्वेदी चट्टान, कायांतरित चट्टान। तो हम जानते हैं ऑब्सीडियन, एंडेसाइट, ग्रेवो और पेरोडाइट बहिर्वेदी चट्टान का उदाहरण है। अगला, निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है? USA, फ्रांस, ब्राजील और कनाडा। तो जो अमेजन नदी है वो ब्राजील से होकर बहती है। अगला, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइन, रोन, डानुबे और वोल्गा। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी है यूरोप की सबसे लंबी नदी। हमारा
देखिए, निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं किसी भी परीक्षा में टकराए हुए मिलेंगे। भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, पार करती है। कांगो नदी, अमेजन नदी, नाइजर नदी, नील नदी। तो जो कांगो नदी वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। वन आच्छादन के कम होने का क्या कारण है? कृषि, निर्माण उद्योग, बढ़ती आबादी, पर्यटन और तीर्थ यात्रा। तो जो वन आच्छादन है, मतलब जो पृथ्वी पर वनों का क्षेत्रफल है, उसके कम होने का क्या कारण है? हमारी बढ़ती हुई आबादी। अगला, पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु है? लोहा, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा। तो जो पृथ्वी की क्रस्ट है, क्रस्ट मतलब ऊपरी परत, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में एल्युमिनियम है। श्वेत कोयला किसे कहते हैं? यूरेनियम, जल विद्युत, हीरा और बर्फ। तो श्वेत कोयला हम जल विद्युत ऊर्जा को कहते हैं। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का क्या कहलाती है? जलवायु, परिस्थिति, पर्यावरण और मौसम। तो इसमें आंसर क्या होगा? मौसम। किसी स्थान का जो तापमान होता है, आर्द्रता होती है, वर्षा होती है, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। अगला प्रश्न, तटीय क्षेत्रों के निकट के कारण दिन के समय भूमि का तापमान कम हो जाता है। थल समीर, थल और समुद्र समीर, समुद्र समीर, तटों पर कम आबादी। तो इसका ऑप्शन क्या है? थल समीर। अगला, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन, जहां कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्व दिया जाता है, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान होता है, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी से प्रभावित होती है, और जहां आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यों की समान भागीदारी होती है। तो हम जानते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या मीनिंग है? कि जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान होता है। 1991 में यह व्यवस्था लाई गई थी प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के जमाने में, और मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे। 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी। यह सर्वप्रथम किसने निश्चित किया था? 4 ऑप्शन है, मतलब 1867-68 में भारत के प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 20 रुपए। यह किसने बताया था? दादा भाई नौरोजी। 4 ऑप्शन है, एमजी रानाडे, आरसी दत्त, सर डब्ल्यू हंटर। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? डी, दादा भाई नौरोजी। कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया, तीसरी, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो हम जानते हैं कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था। अगला, भारत में फसल बीमा योजना कब प्रारंभ हुआ? 1945, 80, 1985, 1988। तो हम जानते हैं कि फसल बीमा योजना का शुभारंभ वर्ष 1985 में किया गया था। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी? 1970, 1975, 1990, 1992। तो उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना वर्ष 1992 में लागू की गई थी। मतलब पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत को जितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया था उसकी संख्या है। मतलब भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया था? 10, 15, 20 और 25। तो भारत को 15 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया था। अगला, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग, जीएस खुश, एमएस स्वामीनाथन, बीपी पॉल। तो हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली कहाँ है? भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली कहाँ है? पंतनगर, बंगलोर, कानपुर और दिल्ली। तो भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली कहाँ है? पंतनगर में है। अगला प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? बाढ़ को रोकने से, असम के उग्रवादियों के विरुद्ध संघर्ष, दुग्ध उत्पादन, कर चोरी के खिलाफ छापा। तो जो ऑपरेशन फ्लड है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित कार्य योजना का प्रारंभ कब किया गया था? 4 ऑप्शन है, 2004, 5, 2000, 2001, 98, 99 और 95, 96। तो हम जानते हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ वर्ष 1998-99 में किया गया था। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? कानपुर में है, गाजियाबाद में है, इलाहाबाद में है, लखनऊ में है। तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? नवंबर 2012। इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाएंगे, छोटे छोटे प्रश्न हैं, याद करना है, बार बार उसको रिवीजन करना है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? नवंबर 2012, सितंबर 2014, जनवरी 2014, सितंबर 2016 में। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम सितंबर 2014 में
प्रारंभ किया गया था। मेक इन इंडिया कार्यक्रम सितंबर 2014 में प्रारंभ किया गया था। भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ वह कौन सा है? कुटीर उद्योग, आयरन और स्टील उद्योग, सीमेंट उद्योग, अभियांत्रिकी उद्योग। तो हम जानते हैं कि भारत में जो पहला उद्योग था, प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ था, उसका नाम कुटीर उद्योग है। हम जानते हैं कि दो प्रकार की कंपनियां होती हैं, महारत्न, नवरत्न, उपरत्न, 3 श्रेणियां है। तो वही पूछ रहा है, तकनीकी जनशक्ति के चयनित वर्ग, चयनित नियंत्रतामुखी इकाइयां, चयनित खाद्य प्रसंस्करण, सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम। तो जो नवरत्न का विचार है वो सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से इसका संबंध है। अगला, वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? वार्षिक वित्तीय समीक्षा, इसको आर्थिक या वित्तीय समीक्षा भी इसको कहते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण या समीक्षा, जिसको बजट का नाम भी दे सकते हैं हम। तो वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए कौन सा उत्तरदायी है? योजना आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो योजना आयोग तो खत्म ही हो गया है। आरबीआई का तो ये काम नहीं है, आरबीआई को तो बैंकों का बैंक कहते हैं। वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन क्या करता है? यह रिपोर्ट जारी करता था देश में कितने बेरोजगार है, योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए भी ये भी एक हद तक संस्था है। लेकिन जो वित्तीय वार्षिक आर्थिक समीक्षा तैयार की जाती है उसके लिए जिम्मेदार मंत्रालय कौन सा है? वित्त मंत्रालय। अब भारत का योजना आयोग है, योजना आयोग तो खत्म हो गया है, उसकी जगह पर नीति आयोग होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जिसका नाम दिया जाता है। इस पर भी विवाद है, आगे समय में हम इस पर बात करेंगे। भारत का योजना आयोग क्या है? एक स्वायत्ती संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है, सलाहकारी संस्था है, वैधानिक संस्था है। तो जो भारत का योजना आयोग है वो एक सलाहकारी संस्था है, सलाहकार संस्था है, सलाह दे सकता है। लेकिन अगर इसकी सलाह को कोई नहीं मानेगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, माने चाहे ना माने, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कौन नीति आयोग का सीईओ है? नीति आयोग, इस प्रकार के प्रश्नों को परीक्षा से जाने के लिए लोग बदलते रहते हैं, बीच बीच में कभी कभी बदल जाते हैं, तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा। वैसे वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष के सीईओ कौन है? अमिताभ कांत जी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है? SIDBI, ICICI, IDBI। इस प्रकार जब आता है ना तो उसको हम ऐसे लिख देते हैं, IDBI, IDB। ये क्या हो गया? SIDBI, SIDB। ये नाबार्ड हो गया और ICICI। तो लघु उद्योगों के संबंध में कौन सा बैंक काम करता है? कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में काम करता है? तो सिडबी। इसका ऑप्शन क्या हुआ? सिडबी। अब भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? नाबार्ड, ICICI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है व्यापारिक बैंक, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म SBI है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1920, 1930, 1935 और 1940। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? अर्थव्यवस्था का एकीकरण, वित्तीय बाजार का एकीकरण, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। तो हम जानते हैं कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? जो हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण को हम क्या कहते हैं? वैश्वीकरण, विश्व का एकीकरण। हमारी जो घरेलू अर्थव्यवस्था है उसके विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ मिलान कर देंगे, एकीकरण कर देंगे, तो वही हमारा वैश्वीकरण हो जाएगा। सरकार, अगला प्रश्न, सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, द्विपक्षीय समझौता। तो सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण। हम अपने नीतियों को उदार बनाएंगे ताकि कोई आकर हमारे देश में निवेश करेगा, हमारी जो व्यापारिक गतिविधियां होंगी वो और रफ्तार पकड़ेंगे। इसलिए उदारीकरण की व्यवस्था में क्या किया जाता है? जो हटाने लायक नियम होते हैं उनको हटा दिया जाता है, प्रतिबंधों को कम कर दिया जाता है, ये न्यून कर दिया जाता है, ये धीरे धीरे शून्य कर दिया जाता है। वर्गीस कुरियन किससे संबंधित है? नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, पीत क्रांति, हरित क्रांति। तो वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति से संबंधित है। भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है? चावल, गेहूं, मूंग है, तंबाकू, दाल, गेहूं है, कपास, जूट, गन्ना है, आलू, चाय, चावल। तो भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है? कपास, जूट और गन्ना। अगला, मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होता है? वृद्धि होती है, कमी होती है, स्थिर बने रहती है, घट बढ़ सकती है। तो मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दर क्या रहती है? कर की दरों में वृद्धि रहती है।
अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? हमें प्रश्न पढ़ते समय यह देखना है कि सही है पूछ रहा है या नहीं सही है उसको पूछ रहा है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना 1961 से 66, 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। तो हम जानते हैं कि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका समय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी एवं धारणीय विकास था। 10वीं, 12वीं, 7वीं और 11वीं। तो हम जानते हैं कि जो हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका उद्देश्य ही था तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास था। अगला, योजना पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा होता है? योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, विज्ञान और दृश्य प्रचार निदेशालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो जो योजना पत्रिका आती है, वार्षिक पत्रिका, मासिक पत्रिका है योजना, तो उसका जो प्रकाशन होता है वो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा होता है। 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त मंत्रालय के सचिव का, वित्त मंत्री का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का, इनमें से कोई नहीं। तो 1 रुपए का जो नोट होता है उस पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? रॉबिन्सन, जेस, मिल, एडम स्मिथ या किन्स? तो एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? वर्ष 2013, 14, 15, 16। तो 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई थी। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? उदारीकरण, वैश्वीकरण, औद्योगिकरण, निजीकरण। तो जो सार्वजनिककरण है उसमें हम विनिवेश करते हैं, मतलब उदारीकरण को बढ़ावा, निजीकरण इसको कहते हैं, किसी भी चीज का निजीकरण कर दिया गया। यदि धन बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति क्या होती है? अवस्फीति, मंदी, मुद्रास्फीति, गतिरोध। तो इस प्रकार की स्थिति को हम क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। बैंकिंग का अर्थ क्या है? बैंकों द्वारा वनों का विकास, बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को दिया जाना, बैंकों द्वारा सिंचाई परियोजनाओं को वित्त दिया जाना। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। ग्रीन बैंकिंग का अर्थ है कि हम अपनी तकनीकी का प्रयोग करके जो कागज का प्रयोग हो रहा है बैंकों में उसको धीरे धीरे कम करना या न्यून करना है, उसको ग्रीन बैंकिंग की संज्ञा दी गई है। FAO किसका संक्षिप्त रूप है? फाइबर एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फ्री आर्बिट्रेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट्री एक्टिविजन ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का नाम FAO है। भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधकर्ता कौन है? केंद्रीय वित्त मंत्रालय, राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक। तो हम जानते हैं कि भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधकर्ता RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी। ये रहा आज का हमारा पहला प्रैक्टिस सेट। आप लोगों को यह कक्षा कैसी लगती है? उम्मीद है यह कक्षा आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी होगी। फिर अगली कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।